नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। असम में इन दिनों मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, यानी एसआईआर। लेकिन बहस मतदाता सूची पर नहीं, सत्ता की जुबान पर हो रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुले मंच से कहा है कि एसआईआर के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोट हटाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि मियां समुदाय को परेशान किया जाए ताकि वे असम छोड़ दे। यह कोई फिसलन भरा बयान नहीं था, यह सोच समझ कर दिया गया राजनीतिक ऐलान था। यहाँ पहला सवाल उठता है, क्या किसी समुदाय को अपमानजनक शब्द से संबोधित करना और फिर उसे सार्वजनिक रूप से परेशान करने की अपील करना संविधान के दायरे में आता है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर संविधान केवल किताबों में क्यों है? मियां यह शब्द असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक अर्थ में इस्तेमाल होता रहा है, और जब कोई मुख्यमंत्री इस शब्द को अपनाकर उसे सरकारी कार्रवाई से जोड़ देता है, तो यह केवल भाषा नहीं रहती, यह राज्य की नीति का संकेत बन जाती है। मुख्यमंत्री कहते हैं आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट नहीं डालना चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में। यह वाक्य किसी ट्रोल का नहीं है, यह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का है। राज्य का मुखिया जब ऐसी बातें करे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है? इतने बड़े पद पर रहते हुए सीएम की भाषा क्या ऐसी होती है? क्या कोई सीएम यह कह सकता है कि अगर मियां रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए ही दो, खूब परेशान करो? क्या यह कहना उचित है? अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कई यूजर्स कि असम के मुख्यमंत्री को शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी और पत्रकार सुहानी हैदर सीएम हिमंता के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं, असम मुख्यमंत्री को आज वित्त मंत्री के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने सभी को याद दिलाया कि नरसंहार की शुरुआत जीवन के अंत से नहीं हुई, इसकी शुरुआत शब्दों से हुई, नफरत के शब्दों से, अमानवीयकरण के शब्दों से, बहिष्कार के शब्दों से। इसकी शुरुआत तब हुई जब पूर्वाग्रह को सम्मान बना दिया गया, जब भेदभाव को संस्थागत रूप दे दिया गया। वहीं आपको बता दें कि स्वतंत्र पत्रकार कल्पना शर्मा भी हिमंता के बयान को कोट करते हुए सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल करते हुए सोशल मीडिया पर लिखती हैं, असम के मुख्यमंत्री बार बार ऐसे बयान देकर कैसे बच निकलते हैं? @इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, @सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को टैग भी किया है इस पोस्ट में उन्होंने। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लॉयर आशीष गोयल इस मुद्दे पर लिखते हैं, ऐसा लगता है कि असम के मुख्यमंत्री भारतीय संविधान के ऊपर हैं। हर सुबह उठकर पूरी आजादी से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जरूर किसी गुफा में रहते होंगे कि वे उनके व्यापक रूप से चर्चित भड़काऊ बयान को संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है। अब जरा प्रक्रिया की बातें करें। चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर करा रहा है, लेकिन असम में अलग तरह का एसआईआर चल रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब असम में एसआईआर कराएंगे और तब 4 से 5 लाख मियां वोट हटाने होंगे, यानी नतीजा पहले तय है, प्रक्रिया बाद में होगी। लोकतंत्र में इसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, और वह भी सत्ता के साथ। जब नोटिस पर सवाल उठते हैं तो जवाब आता है, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट ना कर सके। यह बयान प्रशासनिक है या राजनीतिक? क्योंकि प्रशासन का काम सत्यापन है और राजनीति का काम वोट गणित। मुख्यमंत्री कहते हैं रिक्शा का किराया 5 रुपए है तो 4 रुपए दीजिए, यानी राज्य का मुखिया नागरिकों को छोटी छोटी प्रताड़नाओं की ट्रेनिंग दे रहा है। यह कौन सा शासन मॉडल है? क्या अगला परिपत्र यही होगा कि दुकानदार नाप कर दें, अस्पताल में लाइन लंबी रखें और स्कूल में दाखिला टाल दें, और फिर चेतावनी, आपके घर में लफ्जिहाद हो जाएगा? डर की राजनीति का यह पुराना औजार अब सरकारी बयानबाजी का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि राज्य डर फैलाएगा या भरोसा देगा? विपक्ष कह रहा है संविधान निष्प्रभावी किया जा रहा है। अखिल गोगोई पूछते हैं, क्या असम के मुख्यमंत्री को किसी समुदाय को दबाव में रखने के लिए चुना गया है? कांग्रेस इसे मनमाना और असंवैधानिक बता रही है, लेकिन सत्ता का जवाब है
कुछ नहीं। यहाँ दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री का काम किसी समुदाय की जिंदगी मुश्किल बनाना है या कानून का निष्पक्ष पालन करना है। सरकार अक्सर कहती है कि घुसपैठ रोकना है, बहस हो सकती है, लेकिन क्या घुसपैठ रोकने का तरीका भाषाई अपमान, सामूहिक दोषारोपण और मताधिकार पर सार्वजनिक हमले हैं? आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा सूची में मिथ्य, संस्थानगत और डुप्लीकेट नाम हटाए गए। यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब मुख्यमंत्री मंच से पहले ही तय कर दे कि किस समुदाय के लाखों वोट हटेंगे, तो क्या यह प्रक्रिया तटस्थ रह पाती है? इतिहास देखिए, मई में मुस्लिम बहुल इलाकों में मूल निवासियों को बंदूक लाइसेंस की बात होती है। फरवरी में विधानसभा से जुम्मे की नमाज का ब्रेक खत्म किया जाता है। जुलाई में सब्जी की महंगाई के लिए मियां किसानों को दोषी ठहराया जाता है और अब मतदाता सूची में परेशानी का ऐलान। इन सबको जोड़िए तो तस्वीर बनती है राज्य प्रायोजित ध्रुवीकरण की। सरकार इसे कानून के दायरे में बताती है। कानून का दायरा इतना बड़ा कब हो गया कि अपमान, बहिष्कार और डर भी उसमें समा जाए। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है न्याय की शुद्धता। अगर वोट हटेंगे तो सबूत से हटेंगे, अगर जांच होगी तो सब पर बराबर हो, और अगर भाषा बोलेगी तो संविधान की बोल, ना कि भीड़ की। आखिर में सवाल यही है कि क्या असम में चुनावी प्रक्रिया चल रही है या पहचान की राजनीति? क्या राज्य नागरिकों को जोड़ रहा है या छांट रहा है? क्योंकि याद रखिए, जब सरकार किसी एक समुदाय को परेशान करने की नीति अपनाती है तो अगली बारी किसी और की भी हो सकती है, और तब शायद शब्द बदल जाएंगे लेकिन तरीका वही रहेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं असम के सीएम के बयान के बारे में? आपको क्या लगता है? आप क्या देखते हैं इस खबर के पीछे में? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।